अलका जी, राजनीति में आना कैसे हुआ? सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे हुआ कोरोना काल में। उस टाइम दिल में कहीं दर्द आया कि काश हमारे पास पावर हो, काश हमारे पास पावर हो। राजनीति क्या पावर पाने का जरिया है? नहीं, सेवा पाने का जरिया, नहीं सेवा पाने का जरिया। कहीं ना कहीं महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो बहुत सारी लड़ाइयों से लड़ना पड़ता है और उस महिलाओं को खास आती है जो कभी झुकना नहीं जानती। टिकट देने के लिए भी महिलाएं कई स्तर पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं। क्या ये वाकई राजनीति में होता है? मुझे घर से बुलाकर टिकट दी गई, मुझे घर से बुलाकर टिकट दी गई। कई बार चर्चाएं उठती रहती हैं कि रेखा जी को रिप्लेस कर दिया जाएगा। हो सकता है क्या मैं दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए, हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। मोदी जी ने समय नहीं दिया काउंसलर्स को? काउंसलर आज तक मोदी जी से नहीं मिले और काउंसलरों की बड़ी तमन्ना है कि हम मोदी जी से मिले। काउंसलरों को बड़ी तकलीफ है कि हम आज तक अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिले। महंगाई को लेकर तो अक्सर लोग कोसते हैं आपकी पार्टी। मैं कहती हूँ दिल्ली में महंगाई सर नहीं है। पार्टी के खिलाफ जाके जनता का साथ देना हो तब आप क्या चूज करेंगे? जनता कहती है मैम सिर्फ आप ही कर पाएंगी, मैम सिर्फ आप ही कर पाएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिल जाए एक दिन के लिए, मैं अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी, रेप की सजा। जाम अभी भी दिखाई देता है, पोल्यूशन की समस्या अभी भी हो रही है। अभी हमारी सरकार को 1 वर्ष हुआ है तो चीजें बहुत सुधरेंगी। पार्किंग की समस्या दिल्ली से कब जाएगी, खासकर आपके इलाके में? हम दिल्ली को स्विट्जरलैंड या लंदन नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को अच्छी दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाएंगे। लोग दिल्ली में अपना कैरियर सेट करके और कमाकर चले जाते हैं, इसलिए दिल्ली कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई है। यही जनता कहती है कि चुनाव के बाद लोग बदल जाते हैं। पर कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। अगर आपके बैकबोन है तो आप राजनीति में नहीं आ सकते। रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की राजनीति को कहा जाता है महाभारत, कौरवों और पांडवों की लड़ाई। आगे बढ़ो, शत्रुओं पर टूट पड़ो, धर्म की रक्षा करो। राजनीति का कृष्ण कौन है? सर कौरव कौन है? कौरव कौन है? आपको क्या लगता है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी अगर आपके खिलाफ आंदोलन कर देगी तो फिर? आंदोलन तो बहुत दूर की बात है, अगर ये एक सभा भी करेंगे ना, उसमें 500 आदमी भी सर पहुंच जाए ना इनका समर्थन करने, तो आप जो कहेंगे ना वो हम हार जाएंगे। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? पप्पू पप्पू पप्पू। दिल्ली की राजनीति, जनता के मुद्दे और सत्ता के पीछे की सच्चाई, आज इन्हीं से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपसे करेंगे। सवाल थोड़े से तीखे हो सकते हैं और जवाब उससे भी ज्यादा तीखे होंगे, यकीन मानिए। आज हमारे साथ दिल्ली लक्ष्मीनगर की एक ऐसी काउंसलर, एक ऐसी पार्षद है जो अक्सर आपको लोगों के बीच मिलती हैं, कभी उनकी समस्याएं सुनते हुए, कभी उनकी समस्याओं को दूर करते हुए, कभी उनके लिए आवाज बुलंद करते हुए, और जब वो सड़कों पर उतरती हैं तो सब उन्हीं को देखते हैं। तो आज हमने थोड़ा सा समय उनका चुरा लिया है। हमारे साथ हैं लक्ष्मीनगर से काउंसलर अलका राघव। अलका जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत समय लगा दिया आपने आने में। सर व्यस्तता इतनी ज्यादा रहती है, पार्टी का काम, संगठन का काम और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, तो परिवार के लिए भी समय बहुत कम रहता है। लेकिन आपने बुलाया, हम आए। तो दिल्ली की राजनीति को अलका राघव कैसे देखती हैं? देखिए, दिल्ली की जो राजनीति है अब तक तो नहीं अच्छी थी, लेकिन जब से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है, मैं राजनीति को बहुत बड़े स्तर ऊंचा मानने लगी हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नियत के साथ, नियति के साथ काम करती है, एक विजन के साथ काम करती है। दिल्ली में बहुत बड़े मुद्दों पर आजकल काम चल रहा है, जो कहीं ना कहीं पीछे 27 साल में हमारी सरकार ने खोया। 27 साल बाद हमारी सरकार दिल्ली में आई और आज हम एक अच्छी नियत के साथ, नियति के साथ दिल्ली में सरकार चला रहे हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, उनकी जो समस्या है, उनका समाधान कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को भी लगा था कि आपकी सरकार जब आएगी तो चीजें बदलेंगी, लेकिन जाम अभी भी दिखाई देता है, पोल्यूशन की समस्या अभी भी हो रही है। इससे जूझने के लिए कौन सा ब्लूप्रिंट आप लोगों ने तैयार किया है दिल्ली के लिए? देखिए, 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 27 साल का जो अंतराल है वो बहुत लंबा है। अभी हमारी सरकार को 1 वर्ष हुआ है तो चीजें बहुत सुधरेंगी और आने वाले समय पर इन सब चीजों से, जो आपने कहा है कि जाम अभी भी है और कहीं ना कहीं जनता अपनी समस्याओं से जूझ रही है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत सुधरेंगी और सुधरी भी हैं। लोगों का जो आउटपुट है, हम जमीन पर सब उतरते हैं, लोग कहते हैं कि एक यही पार्टी है जो कुछ करके दिखा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लोगों को भरोसा है और अभी 1 साल हुआ है, 4 साल अभी हमारे बाकी हैं और हमारी सरकार अब कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि लोग भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करते हैं और एक अच्छा विजन के साथ सरकार काम कर रही है। लक्ष्मीनगर की जब हम बात करते हैं तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका, व्यस्ततम इलाकों में से एक। बतौर अलका राघव, बतौर महिला, कितना मुश्किल होता है उस व्यस्ततम इलाके को सुकून भरा बनाने के लिए जो प्रयास आप करती हैं? देखिए,
काफी डेंस एरिया है लक्ष्मी नगर, लेकिन क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार है वहां पर लक्ष्मी नगर, एक अच्छा बाजार है जिसमें आसपास के सराउंडिंग एरियाज के लोग भी आते हैं। एक अच्छी मार्केट, विकास मार्ग जो है बहुत अच्छी मार्केट है, मेरी विजय चौक भी अच्छी मार्केट है। लेकिन मैं देखती हूँ जब मैं जमीन पर उतरती हूँ एनक्रोचमेंट को लेकर, तो लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, शॉपकीपर्स भी मेरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेड़ी पटरी का जाम रहता है। उसको निजात दिलाने के लिए हम दिन भरकस प्रयास एमसीडी करती है, टाइम टू टाइम कमेटीज भी आती हैं, लोग भी हमारा साथ देते हैं और चलता रहेगा काम कभी। लेकिन अलका जी, पार्किंग की समस्या बहुत भयंकर है और अवैध पार्किंग को लेके भी लोग बहुत परेशान रहते हैं। किसी ने भी कहीं भी पर्ची काटना शुरू कर दिया, कहीं से भी लोगों के व्हीकल को पार्किंग में लगाना शुरू कर दिया। ये पार्किंग की समस्या दिल्ली से कब जाएगी, खासकर आपके इलाके में? जी सर, इस चीज के लिए हम बहुत अवेयर हो चुके हैं। हमने अभी जोन कमेटी में भी इस चीज मुद्दे को उठाया था। और हमने जो जो पार्किंग अवैध चल रही है उनकी लिस्टें भी हमने कहा एज अ काउंसलर्स को आप प्राइवेटली दीजिए, ताकि काउंसलर उन सब चीजों को कहीं ना कहीं कैप्चर कर पाए। तो बहुत ग्राउंड लेवल पर हमारी सरकार इन सब चीजों के लिए काम कर रही है। पार्किंग की समस्या डैम श्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें सुधर रही हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है। मैं फिर कहूंगी, आने वाले समय में आप दिल्ली को, जो दिल्ली देखना चाहते हैं लोग, दिल्ली दिल्ली बनाकर हम दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल साहब ने भी कहा था दिल्ली को हम सिंगापुर बना देंगे, पता नहीं लंदन बना देंगे, क्या क्या बना देंगे, वो नहीं बन पाए। देखिए सर, हम दिल्ली को स्विट्जरलैंड या लंदन नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को अच्छी दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुंदर दिल्ली बनाएंगे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विजन है कि दिल्ली दिल वालों की राजधानी है, कैपिटल है, यहाँ से एक मैसेज जाता है। हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। हम औरों की तरह हम किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करते, लेकिन दिल्ली को दिल्ली, बेहतर दिल्ली बनाने की कोशिश हमारा भरकस प्रयास है और हम करके रहेंगे। लेकिन अंकल जी, आपको क्या लगता है दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग स्टेट से आए हैं, आपको लगता है कि कभी कोई दिल्ली को अपना नहीं मान पाता या दिल्ली से जुड़ नहीं पाता? सब आते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। सर बिल्कुल, इस चीज के लिए मैं भी कहती हूँ कि दिल्ली क्या है, एक ऐसी स्टेट है कि यहाँ पर सभी स्टेट्स के लोग हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। ये एक हजूम टाइप का इन्होंने दिल्ली को बना दिया है कि बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, सेटल्ड होते हैं, चले जाते हैं। या बाहर से, बिहार से या हर स्टेट से लोग यहाँ आते हैं अर्निंग सोर्स के लिए और कमाते हैं और चले जाते हैं। इसलिए दिल्ली जो है कहीं ना कहीं इसलिए भी पीछे है, क्योंकि दिल्ली का कोई अपना मूलभूत वो नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं है। तो इसलिए दिल्ली को, दिल्ली की राजधानी को अपना एक मूलभूत जो वोटर चाहिए वो नहीं है। लोग दिल्ली में अपना करियर सेट करके और कमाकर चले जाते हैं। इसलिए दिल्ली कहीं ना कहीं पीछे और पिछड़ी हुई है। लेकिन दिल्ली की इमेज जिस तरीके की वैश्विक मानचित्र पे या फिर देश के मानचित्र पे होनी चाहिए थी, आपको लगता है कि मैम वैसी हो पा रही है? देखिए, मेट्रो सिटी है, नेचुरली है कि यहाँ पर सोर्सेज, इनकम सोर्सेज ज्यादा हैं और स्टेट के लिए, तो यहाँ पर लोग आते हैं मानचित्र पर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। और कैपिटल जो होनी चाहिए थी, जो पिक्चर हमारे सभी इंडियंस के, भारतीयों के दिमाग में है कि ये राजधानी है, राजधानी की तरीके से होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। क्योंकि वही है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो दिल्ली को अपना नहीं मानते, सिर्फ आते हैं, करियर सेट करते हैं और जाते हैं। इसलिए दिल्ली कभी किसी की अपनी नहीं हुई, इसीलिए दिल्ली में सुधार नहीं हो पाया। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा। ठीक बात है। लेकिन अलका राघव को थोड़ा नजदीक से समझते हैं व्यक्तिगत तौर पे। अलका जी, राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए, मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर था, क्योंकि मेरे पिताजी भी पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने चुनाव लड़ा था। मैं एक बहुत छोटे से कस्बे, पंजाब में एक मोरंडे में छोटा सा कस्बा था, वहाँ मेरा जन्म हुआ। अच्छा। वहीं पे मैंने लोअर स्टडी, जो 10th तक की स्टडी है, वहीं की। उसके बाद मैंने हायर स्टडी आके दिल्ली में की। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने वहाँ से चुनाव लड़ा था। और जब मैं शादी करके मैं इन लॉज के घर आई, तो मेरे जो फादर इन लॉ थे, मेरे ससुर जी, बसंत कुमार राघव जी, अच्छा। वो मजदूर संघ के नेता थे, डेसू में थे और मजदूर संघ के नेता थे। उन्होंने मजदूरों के लिए बहुत काम किए और वो, उनकी आवाज इतनी बुलंद थी। उसके बाद वो राजनीति में आए, काउंसलर थे हमारे एक, उनके साथ 10 साल उन्होंने काम किया। तो उसी के चलते हम घर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर देखते थे कि उनका जो विजन था लोगों की सेवा करना, कोई उनका चुनाव लड़ना नहीं था, ना उन्होंने पहले कभी चुनाव लड़ा था मेरे फादर इन लॉ ने। तो उनका विजन था सिर्फ लोगों की सेवा करना। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि घर में एक एटमॉस्फेयर सेवा का था, तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन मुझे हुआ कोरोना काल में, जब लोगों के पास बहुत सीमित संसाधन थे। लोगों के पास हमने देखा कि जो माइग्रेंट थे या आसपास हमारे बहुत ही लो EWS के लोग थे, उनको खाने की भी बड़ी दिक्कत थी। तो उस टाइम दिल में कहीं दर्द आया कि काश हमारे पास पावर होती तो हम इनको दे पाते।
तो वहां से कोरोना काल से और घर का एटमॉस्फेयर तो राजनीति रहा ही था, तो वहां से एक आशा जगी कि काश हम राजनीति में होते, हमारे पास पावर होती, आज हम ये जो लोग इतने परेशान हो रहे हैं कोरोना काल में, तो हम इनके लिए कुछ कर पाते। तो राजनीति क्या पावर पाने का जरिया है? नहीं, सेवा पाने का जरिया है। देखिए, तो सेवा तो बिना पॉलिटिक्स में आए हो सकती थी। नहीं, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए होता है। संसाधन चाहिए होता है, किसी भी आदमी को कुछ काम करने के लिए पावर भी चाहिए और संसाधन भी चाहिए। लेकिन एक लिमिटेड, एक बहुत संयुक्त फैमिली में रहकर आप बहुत ज्यादा संसाधन दूसरों के लिए नहीं उपलब्ध करा सकते। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं पावर की जरूरत हुई, राजनीति में आने की जरूरत पड़ी। लेकिन अलका जी कहते हैं कि भाई ये समाज है जो पितृसत्तात्मक है। अब जहां पुरुष प्रधान इतनी ज्यादा हावी हैं और पॉलिटिक्स में तो महिलाओं को कहते हैं कि बहुत सारे टेस्ट अपने आप में देने पड़ जाते हैं, क्या अलका राघव जी को कोई पर्सनली किसी ने टेस्ट करने की कोशिश की और बताया तभी आगे बढ़ पाओगी जब ऐसा करोगी? नहीं सर, देखिए, पुरुष प्रधान देश है, इसमें कोई डर नहीं। हमारी इंडियन मेंटेलिटी आज भी माइंड सेट है हमारा कि पुरुष प्रधान देश है। कहीं ना कहीं महिलाएं जब बाहर निकलती हैं आज भी यहाँ की, तो बहुत सारी लड़ाइयों से लड़ना पड़ता है, बहुत मुश्किलें आती हैं। और उस महिलाओं को खास आती है जो कभी झुकना नहीं जानती, उसके लिए 100 समस्याएं हैं। वो कहती है मैं झुकूंगी नहीं, तो पुरुष प्रधान देश में ये कहते हैं कि हमसे ऊपर कैसे। तो यहाँ पर उस महिला के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पैदा होती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि परिवार का और मेरे कार्यकर्ताओं का इतना समर्थन मेरे साथ रहा, मुझे ऐसा कुछ भी फेस नहीं करना पड़ता। जब परिवार और संगठन साथ होता है तो महिला हो या पुरुष हो राजनीति में, वो अपनी लड़ाई बहुत 100% बहुत इजीली लड़ सकता है। और मैं लड़ भी पाई। लेकिन आप जहां से राजनीति कर रही हैं, असल में राजनीति शुरू ही वहीं से होती है। और सबसे बेसिक काउंसलर जो एकदम रीच में होता है आम लोगों के, शायद एमएलए एमपीज फिर भी रीच में ना आते हो, लेकिन काउंसलर को तो पकड़ लेते हैं लोग आसानी से। लेकिन बतौर महिला कभी आपको भीड़ में जाते हुए, लोगों के सामने जाते हुए कभी थोड़ी सी झिझक या हिच हुई शुरुआती दौर में कि मैं गलत तो नहीं आ गई घर छोड़ के? नहीं सर, मैं संगठन में पिछले 15 साल से थी और मैं जनरल सेक्रेटरी रही। उसी के बेौर पे मुझे टिकट मिली, तो मैं जनता के बीच में पहले से ही रही थी, तो मुझे कभी काउंसलर बनके ये नहीं रहा कि मैं जनता के बीच में, तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम रही हो। जनता के बीच में वही आदमी जा सकता है और बहुत फ्रीली जा सकता है जो जनता से जुड़ा होगा, जनता की समस्या को जिसने झेला होगा। 15 साल जब मैं संगठन में थी तो मैंने वो सारी चीजें फेस की थी और मैं कहती थी कि अगर काउंसलर बन के आऊंगी, वो चीज मैं फेस कर चुकी हूं, इसलिए जनता में के साथ मेरा जुड़ाव ज्यादा है, उनका काम करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी किसी टाइम उस लाइन में खड़े थे और हमारा सुनने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए मुझे कभी भी जनता के बीच में उतरने के लिए किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ता। जनता इवन मेरा बहुत समर्थन करती है, लक्ष्मी नगर की जनता मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती है। लेकिन अलका जी, जैसे हम बॉलीवुड में देखते हैं या दूसरी इंडस्ट्री में देखते हैं, एक होता है कि महिलाओं से अलग तरीके की उम्मीदें कई बार कर ली जाती हैं, और कई फिल्मों में ऐसा दिखाया है कि पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है। टिकट देने के लिए भी महिलाएं कई स्तर पे कॉम्प्रोमाइज करती हैं। क्या ये वाकई राजनीति में होता है? और अगर ऐसा होता है, कभी किसी ने कोई हिमाकत आपसे की? सर देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा होगा, मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर रही। क्योंकि मेरा ग्राउंड लेवल पर इतना जबरदस्त काम था कोरोना काल में। 3 साल मैंने घर परिवार पूरा छोड़कर कोरोना काल में जो भी काम मुझे पार्टी ने दिया या संगठन ने दिया, मैंने इतना ग्राउंड लेवल पे उसको किया, तो मुझे इन सब चीजों को फेस सर नहीं करना पड़ा। मुझे घर से बुलाकर टिकट दी गई कि मैडम आपको चुनाव लड़ना है, तो मैं इन सब चीजों को कभी नहीं फेस कर पाई। राजनीति में होता होगा, कहते भी हैं, क्योंकि परिभाषा यही है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाउस में अधिकारियों को जब ये लगता हो कि एक महिला हम पे सवाल उठा रही है, तो उनके पुरुष अहम को चोट पहुंच जाती है, और अलका राघव को वो मुश्किल थोड़ी सी झेलनी पड़ी हो। नहीं सर, अधिकारियों को भी अपना कहीं ना कहीं दायरा पता है। उन्हें पता है कि काउंसलर है, महिला हो या पुरुष हो, उनको अपना दायरा पता है कि अधिकारियों को कि पार्षद है, इनके पास पावर है आज की डेट में, और अगर हम काम तरीके से नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें जॉब करने में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि अधिकारियों से कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि सिस्टम है। आपने देखा है कि एमसीडी में सिस्टम जो चलता आ रहा है, आप अपने दम पे अधिकारियों को धमकाकर कुछ भी करा सकते हैं। लेकिन पुरुष प्रधान देश है, तो नेचुरली है
अंदर से तो कहीं ना कहीं हर्ट होता ही होगा। ये अधिकारी ये सोचते होंगे ना, अरे 5 साल के लिए आइए फिर चली जाएंगे, हम सर तो बिल्कुल हम जमे हुए भाई। बिल्कुल सर, हाँ। यही मेंटलिटी अधिकारियों की है कि ये तो 5 साल है, उसके बाद चली जाएगी, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। हाँ। तो एमसीडी में कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये अलग चीज है कि 5 साल है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा महिला उनके ऊपर हावी हो रही है तो उनको अंदर से तो जरूर हिट होता होगा, लेकिन काउंसलर है, सोचते हैं कि भाई आराम से बैठ के जॉब कर लेंगे तो ठीक है, करने देंगे, नहीं तो ट्रांसफर कर देंगे। अब तो अधिकारी भी कहने लगे अरे मैडम ट्रांसफर ही तो कर दोगी, हाँ। इससे ज्यादा तो नहीं कुछ कर लोगी, ये हाल है। हाँ, तो अधिकारी क्या सरकार की मंशा को समझ नहीं पाते हैं क्या? किस बात का गुमान रहता है कि वो जो कम्युनिकेशन बनना चाहिए एक राजनेता का अधिकारियों के साथ, क्योंकि दोनों में जब तक ट्यूनिंग नहीं होगी तब तक विकास हो नहीं सकता, आप समझती हैं, तो क्या वो ट्यूनिंग नहीं बन पाती, किस वजह से? देखिए, अधिकारी इसलिए ट्यूनिंग भी नहीं बनाना चाहते क्योंकि कोई भी 100% अपना देना नहीं चाहता, हाँ, काम ही नहीं करना चाहते हैं। काम ही नहीं करना चाहते। इनके ऊपर तो जब हम काउंसलर्स हो गए या हमारे प्रतिनिधि हो गए, जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ते हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेके होगा, चाहे वो वर्कलोड को लेके होगा, ये लोग काम नहीं करना चाहते, इसीलिए उनके सामने या उनके साथ कम्युनिकेशन करके चलना ही नहीं चाहते। क्योंकि हर आदमी को ये लगता है कि भाई आराम से बैठ के, मेरे को सरकारी तनख्वाह मिल रही है, काम करेंगे तो भी उतनी मिलनी है, ज्यादा कर लेंगे तो भी उतनी मिलनी है, हम तो सरकारी नौकरी है हमारी, तो जानी कहीं है नहीं, मैडम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करा देंगी, इससे ज्यादा हमारा होना, ये माइंडसेट है सरकारी अधिकारियों का। तो कहीं ना कहीं इसके लेके अधिकारियों का और काउंसलर्स का वार्तालाप नहीं हो पाता। ठीक है, आपका बेटा एयरफोर्स में है, आपके ससुर का आपने बताया कि मजदूर संगठन के साथ इतना लगाव था, आप खुद राजनेता हैं, जब तीनों सर लोग राजनेता नहीं, सेविका, नगर सेविका नगर सेविका। ठीक है, तो आप नगर सेविका है, ठीक है, तो लेकिन राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स जब एयरफोर्स अधिकारी के साथ टेबल पे बैठता है तो क्या राजनीति में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है, कई मुद्दों पे क्लैश होता है? क्योंकि वो सोच अलग होती है और राजनेता की सोच अलग सर होती है। बहुत डिफिकल्ट है जब एक ही टेबल पे बैठते हैं, वो देश के विकास की बात करता है, देश की सुरक्षा की बात करता है, क्योंकि सैनिक है, सही बात और है। हम कहीं ना कहीं अपने वार्ड की विकास की या नीतियों की बात करते हैं। तो देखा जाए तो दोनों का जो विजन है सेम है, देश को बेहतर बनाना, तो क्लैश तो होता है, लेकिन दोनों का जो ध्येय है, दोनों का जो मोटिव है, देश बेहतर हो, चाहे वो सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो हमारा सेविका को लेकर हो। नहीं, बेटा वैसे भी माँ के बहुत नजदीक होता है, और जब माँ नेता हो तो फिर ये नहीं कहता अरे मम्मी नेताओं ने देश बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलता, क्योंकि वो देखता रहता है मेरी राजनीति, टाइम उसको कम मिलता है, लेकिन फिर भी, लेकिन वो हमारी लाइफ और उनकी लाइफ जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो अनुशासन को लेके हो या फिर मुद्दों को लेकर हो, दोनों का विचारधारा एकदम अलग है, बिल्कुल अलग, लेकिन फिर भी क्योंकि माँ बेटा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है, मैं उसको बहुत अच्छे से समझती हूँ। ठीक बात है, लेकिन दिल्ली की राजनीति को कहा जाता है महाभारत, कौरवों और पांडवों की लड़ाई। अब ऐसे में जब कौरव पांडव सामने सामने होंगे तो दिल्ली की राजनीति का कृष्ण कौन है? सर कौरव कौन है, आप बताइए। कोई है ही नहीं सर। अच्छा, नहीं है, हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। तो आपने ये तो मान लिया कि पांडव आप ही हैं। पांडव तो हम ही हैं। अच्छा ठीक है, पांडव जीते थे, हाँ, और पांडवों की जीत हुई थी, और कौरव कोई है ही नहीं, और अगर कौरव हैं भी तो वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे सामने। तो हम पांडव हैं, तो हमने लड़ाई लड़ी, बिना लड़े हम दिल्ली की जनता के बीच में ये दिखा पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे विजन के साथ काम करती है, और विपक्ष का काम है कहना, यार कहते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, तो इनका काम है कहना, खाली बैठे हैं कुछ तो कहेंगे ना फिर। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आतिशी, इतने बड़े बड़े लोग, राघव चड्ढा, ये तमाम इतने बड़े बड़े चेहरे जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज रहे और अब पुरजोर तरीके से अपनी आवाज भी उठाते हैं, आपको क्या लगता है आंदोलन से निकली हुई पार्टी अगर आपके खिलाफ आंदोलन कर देगी तो फिर जो सत्ता हाथ में आई उन जा भी सकती है? सर देखिए, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हम ये करेंगे, हम बड़े बड़े वादे किए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किसकी पार्टी में हुआ? इनकी पार्टी में हुआ। लिकर पॉलिसी हो गया, स्वास्थ्य मॉडल हो गया, शिक्षा मॉडल हो गया, कोई सा डिपार्टमेंट, जल बोर्ड घाटे में है, हर डिपार्टमेंट घाटे में है, हर चीज इन्होंने दिल्ली को 15 साल पीछे कर दिया। बड़े बड़े वादे लेकर आए, लेकिन दिल्ली की भोली भाली जनता को इन्होंने लूट लिया। तो आंदोलन तो बहुत दूर की बात है,
अगर ये एक सभा भी करेंगे ना, उसमें 500 आदमी भी सर पहुंच जाए ना इनका समर्थन करने, तो आप जो कहेंगे ना वो हम हार जाएंगे। अच्छा, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि इन लोगों ने, दिल्ली की जनता ने इन्हें 3 बार सत्ता पर आसीन किया और इन्होंने दिल्ली की जनता को, भोली भाली जनता को लूटा। 11 साल इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। अब दिल्ली की जनता बहुत अवेयर हो चुकी है। आपने देखा कि इस चुनाव में आपने देखा कि दिल्ली की जनता ने इन्हें कैसे आईना दिखाया। तो कोई सा भी आंदोलन ये कर ले, अब इनकी दिल्ली की जनता इनके किसी भी बहकावे में आने वाली नहीं है। ये जनसभा करके देखिए, 500 आदमी नहीं पहुंच सकता वहां आज की डेट में। तो दिल्ली की जनता असल में किस पे भरोसा कर रही है, रेखा गुप्ता पे या फिर नरेंद्र मोदी पे? सर देखिए, रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंटर में हमारी सरकार है, स्टेट में, एमसीडी में, तीनों में हमारी सरकार है। कहीं ना कहीं विजन जो मोदी जी का है, जो नेतृत्व मोदी जी का है, उसमें काम कर रही है रेखा गुप्ता जी। तो दोनों का ही नरेंद्र मोदी जी पे तो लोग करते ही हैं, और रेखा गुप्ता जी की सरकार ने भी 1 साल में बहुत कुछ करके दिखाया। आपने देखा, जमुना पे हमने काम किया, लैंडफिल्स के ऊपर हमने जितनी लैंडफिल्स है उसके ऊपर काम किया, हमने पॉल्यूशन के ऊपर काम करने की कोशिश, तो हमने वो सब काम करने की कोशिश की 1 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं लोगों को रेखा गुप्ता जी की सरकार पे भी भरोसा है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे तो जनता को भरोसा है ही है। पर बीच बीच में चर्चाएं उठती रहती हैं अलका जी, हालांकि पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस ना हो जाए सवाल, कई बार चर्चाएं उठती रहती हैं कि रेखा जी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, वो पूरा टर्म नहीं कर पाएंगी अपना। सर देखिए, ये हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजर बता रहे हो। हाँ, भविष्यवाणी होती हैं, प्रेडिक्शन होती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। रेखा गुप्ता जी की सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि काउंसलर जो है, क्योंकि हमें भी वो टाइम टू टाइम बुलाती हैं और हमें वो हर सपोर्ट मिल रहा है जो अब तक हमें नहीं मिल रहा था। 3 साल हमें लगा ही नहीं कि हम पार्षद है। सरकार आने के बाद हमें फंड भी दिया गया, कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाने का हमको, हम सर उठा के आजकल जनता के बीच में जा भी सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की हम सरकार चला रहे हैं। आप हमें काम बताइए, एमपी का काम हो, विधायक का काम हो, किसी का भी काम हो, हमारा तो हम करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, रेखा गुप्ता जी की सरकार बढ़िया काम कर रही है और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, पार्टी तय करेगी। इस चीज के लिए मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन अलका जी क्या लगता है, अगर एक पार्षद महिला है और मुख्यमंत्री भी महिला है तो कम्युनिकेशन ज्यादा आसान होता है? बहुत आसान होता है। तो आप नहीं चाहती कि कोई पुरुष मुख्यमंत्री बने दिल्ली का? नहीं, देखिए सर, मैं इस चीज के लिए नहीं टिप्पणी करूंगी। पुरुष भाइयों ने ही बनाकर आज हमें महिला पार्षद हम बन के बैठे हुए हैं। उनका भी 50% उतना ही वो है जितना है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं महिला के साथ बड़ा कंफर्टेबल रहती है और वो उनका दर्द जानती है। क्योंकि मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि रेखा गुप्ता जी खुद पार्षद रही 3 बार, तो उनको पता है कि पार्षद जो हैं किस ग्राउंड लेवल पर हर आदमी के लिए बड़ा इजीली अप्रोचेबल होती हैं। कोई भी आदमी निगम पार्षद को पकड़ सकता है। वो कहते हैं मैडम हम आपको जिता के लाए थे, हम एमपी को नहीं चाहते, हम विधायक को नहीं चाहते। बहुत इजीली अप्रोचेबल होती हैं, हर आदमी पकड़ लेता है। तो वो सब दर्द वो जानती हैं एज अ महिला, पार्षद होने के नाते भी, महिला होने के नाते भी। तो हमें कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने कहा कि भाई हम पोल्यूशन सही कर देंगे, हम यमुना की सफाई कर देंगे, हम सारे मुद्दे जो सालों से चले आ रहे थे उनको दूर कर देंगे। उसको अगर हम अभी इतने कम समय में आंकने की कोशिश करें तो कितने % अभी काम हो गया और कितना रह गया है? देखिए, जमुना की सफाई की मैं बात करती हूँ कि अगर जमुना की सफाई की बात थी, हमारा मैनिफेस्टो में लिखा था हमने इलेक्शन में कि हम अपने पूर्वांचली भाई बहनों को जमुना साफ करके देंगे। दिल्ली में बहुत तादाद में हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, उन्होंने छठ जमुना पे मनाई। कहीं ना कहीं हमने साफ की इसलिए जमुना, इतनी बड़ी तादाद में पूर्वांचली थे और हमने इतने 7-8 घाट बनाए, बड़े बड़े वो बनाए और पूर्वांचली भाई बहनों ने वहां पर पूजा की। तो जमुना तो हमने कहीं ना कहीं साफ की है, लेकिन कहीं ना कहीं काम थोड़ा क्योंकि संसाधन अभी हम कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी पहले ही सरकारों की रही और धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। पॉल्यूशन को लेके भी हमने जो काम करना था, स्प्रिंकलर्स मशीनें हो गई या फिर स्मोक गन्स हो गई या फिर डस्ट फ्री सड़कें हो गई, आउटर एरिया में हमने बहुत सारे इन सब चीजों पे काम किया है। काम ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, लोग सेटिस्फाइड है दिल्ली के। उनको भरोसा है कि अगर 1 साल में हुआ है तो आने वाले टाइम में ये पॉल्यूशन और जमुना और ये इसको लेकर काम बहुत अच्छे से होगा। दिल्ली की जनता सेटिस्फाइड है। हालांकि इन दिनों जो माहौल चल रहा है वो वैश्विक मानचित्र पे युद्ध का चल रहा है। आपको क्या लगता है कि केंद्र की विदेश नीति कितनी ज्यादा बढ़िया है कि सारी चीजों में भी वो अपने लोगों के लिए आसान रास्ते निकाल लेती है?
देखिए, मोदी जी की सरकार क्योंकि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी विदेश जो रणनीति है वो बड़ी स्मूथली चल रही है। वो सबके साथ बड़ा मित्रता के साथ मिलते हैं। तो कहीं न कहीं मैं यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा युद्ध की स्थितियाँ जितनी मर्ज़ी आ जाएँ, लेकिन हम भारतीय और हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, मोदी जी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों पे बहुत आसानी से काबू पा पाएगी, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन महंगाई एक मुद्दा, आप खुद एक गृहिणी हैं, महिला है, महंगाई के मुद्दे पे आप कैसे लोगों को अपनी बात समझा पाती हैं? क्योंकि महंगाई को लेकर तो अक्सर लोग कोसते हैं आपकी पार्टी को। देखिए, इकोनॉमी पहले हमारी कहाँ थी, लोगों को समझना पड़ेगा। आज हम थर्ड वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमिक के रूप में गिने, तो नेचुरली जब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा मार्केट वो शेयर मार्केट है या इकोनॉमी को बढ़ाने का, तो महंगाई तो बढ़ेगी। लोगों को इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन मैं कहती हूँ दिल्ली में महंगाई सर नहीं है। अच्छा, नहीं। कैसे? मेट्रो सिटी के हिसाब से महंगाई नहीं है। आप दाल चावल अगर 20 रुपए का खरीद रहे हो और मैकडी में जाके 1000 रुपए का खाना खा रहे हो, सर आप गरीब कहाँ हैं और आपके लिए महंगाई कहाँ है? आप मैकडी में 1000 रुपए का एक टाइम 1 घंटे में खाना खा लेते हो और 20 रुपए के आटे को या 60 रुपए का अगर सिलेंडर महंगा होता है तो आप शोर मचाते हो। तो आप कहीं नहीं, महंगाई कहीं नहीं है सर जी। और किसी भी देश को ग्रोथ करने के लिए तो कहीं ना कहीं तो हम चीजों को अपग्रेड करेंगे ना। ठीक है। लेकिन अलका जी, दिल्ली की राजनीति में पिछली सरकार द्वारा कौन सा ऐसा सच है जो लोगों को छुपाया गया, या ऐसा कौन सा सच है जो पिछली सरकारों ने लोगों को बताया ही नहीं, जो अब आप मुखरता के साथ बता रही है? देखिए, दिल्ली की जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया। ठीक है, दिल्ली की जनता को वो हमेशा झूठ ही बोला। उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पे बात करते हैं, हम ईमानदार सरकार हैं, हम गरीबों के लिए आए हैं, हम तुम्हारा बेटा हैं। तो उन्होंने दिल्ली की जनता को कुछ बताया ही नहीं, जो भी है छुपाया ही छुपाया। दिल्ली की भोली भाली जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया और दिल्ली की जनता मूर्ख बन के बैठ गई। तो राजनीति में उन्होंने कभी भी सच ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली की जनता के साथ काम ही नहीं किया। चाहे वो लिकर पॉलिसी हो गया, चाहे स्वास्थ्य मॉडल हो गया, आपने देखा सब कुछ। तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने हर चीज छुपाई, उन्होंने कभी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम ही दिल्ली में नहीं किया। लेकिन बतौर महिला पार्षद के, क्या वो खुलकर जो वो बोलने की छूट होती है वो आपको है, पार्टी की तरफ से है? पार्टी हमेशा कहती है कि भाई एकदम बोलना है, ब्लंट होके बोलना है, लोगों के लिए काम करना है। सर, पार्टी का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो शुरू से ये धैर्य है कि आपको जनता के बीच में जाकर रहना है, जनता का सुख और दुख और जनता के मुद्दों के ऊपर काम करना। तो खुलकर काम करने का परमिशन देती है पार्टी कि जो बेहतर हो जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, वो काम करिए। आपको पूरी फ्रीडम है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी के ऊपर किसी चीज का बाउंडेशन नहीं लगाती। जनता की बेहतरी के लिए काम जो बेहतर हो वो करने के लिए हमें पूरी फ्रीडम है। लेकिन अलका जी, कभी कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, हालांकि हो सकता है बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लगे आपको, कि एक तरफ जनता हो और एक तरफ आपकी पार्टी हो और पार्टी के खिलाफ जाके जनता का साथ देना हो, तब आप क्या चूज करेंगे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी और अब मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता रही, लेकिन काउंसलर जो मैं हूं वो मैं जनता की हूं। उसमें पार्टी का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता। अगर अदर पार्टी के लोग आते हैं, हम सबसे पहले काम उनका करते हैं, इवन अपने कार्यकर्ताओं का बाद में करते हैं, लेकिन उनका काम करते हैं। जब आप एक कुर्सी पे, सत्ता की कुर्सी पे आसीन हो जाते हैं तो आप काउंसलर सबके बन जाते हैं। तो पार्टी भी कभी ये नहीं हमें सिखाती कि आप सिर्फ जनता के खिलाफ बोलिए, या भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार है, हम उनका भी पक्ष रखते हैं क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हूं, लेकिन हम क्षेत्र की जनता के लिए खुलकर बोल भी सकते हैं। ये भी हमारे अंदर एक पावर है कि हमने जो मन में ठान लिया वो हम करेंगे। जरूरी क्या है आपके लिए, पार्टी या फिर जनता? जनता। जनता से बड़ी पार्टी नहीं है? नहीं, पार्टी भी है। ठीक है, लेकिन पार्टी के निर्देश के हिसाब से आप जनता की सेवा हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी आपको मिल जाए एक दिन के लिए, वो कौन से बड़े बदलाव होंगे जो आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि देख, आप दिल्ली में देखा छोटी छोटी बच्चियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, कहीं आपने देखा दुष्कर्म भी होते हैं। मैं अगर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी तो वही दुष्कर्म और वही न्याय होगा।
अच्छा। ये बहुत बड़ा बदलाव मैं करूंगी। रेप की सजा फांसी वहीं पे, जहां दुष्कर्म करोगे वहीं पे आपको फांसी मिलेगी। अच्छा जी पर ये तो सिर्फ कहने भर से नहीं होता ना, इसलिए तो लॉ है, नियम हाँ है। बिल्कुल लॉ हाँ। नियम है, उस लॉ नियम को बदलने की मैं पूरी कोशिश करूँ। अभी आपको लगता है कि महिलाओं से जस्टिस नहीं हो पा रहा है? होता है क्योंकि बहुत लंबा एक प्रोसीजर है कि कोर्ट का बहुत लंबा, लोग तारीख पे तारीख कहीं ना कहीं लोग सेटिस्फाइड न्याय नहीं मिल पाता उनको। तो मैं यही कहूंगी महिलाओं की लड़ाई में सबसे पहले लड़ूंगी। अच्छा। हाँ दर्द होता है देख के, तकलीफ होती है, तो ये लड़ाई मैं सबसे पहले लड़ूंगी। और दूसरा मैं युवाओं के लिए रोजगार, अच्छा। जो बेसिक मुद्दा है जिससे घर चलता है, जिससे आज रोजगार ठीक है हम इतना नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं 27 साल के बाद हमारी सरकार आई है तो हम इतना स्टार्टअप दे रहे हैं, पार्टी हमारी युवाओं के लिए बहुत आपने देखा होगा स्टार्टअप और ये सब योजनाएं निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं और हमें काम करने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जितने समय से भी आपने पार्षद की जिम्मेदारी संभाली है, काउंसलर की जिम्मेदारी संभाली है, एक कोई बड़ी चुनौती जो आपके सामने आई हो, जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, हाँ ऐसी चुनौती जिसमें मैं फंस गई थी? नहीं ऐसी कोई चुनौती नहीं आई, क्योंकि मेरा वार्ड बहुत साफ सुथरा है और ऐसा कोई चुनौती मेरे सामने नहीं आई। जनता मेरा सपोर्ट बहुत करती है और पार्टी मेरा बहुत सपोर्ट करती है, तो कोई चुनौती का सामना मुझे ऐसा नहीं करना पड़ा अब तक। लेकिन एक डिस्क्रिमिनेशन देखा है हमारे समाज में रहता है महिलाओं और पुरुषों के बीच में अक्सर। क्या वो डिस्क्रिमिनेशन आपने पॉलिटिक्स में भी देखा है? या मैं इसे सीधे पूछूं कि पुरुष नेताओं की तुलना में महिला नेताओं को या महिला सेविकाओं को आपके हिसाब से ज्यादा सेवा करनी पड़ती है या ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है? सर देखिए, लोगों का माइंडसेट है कि महिला जो है वो उतनी उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है काम करने की जो एक पुरुष में होती है। ये हमारा माइंडसेट है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस सब चीजों की मिथ्या को तोड़ा और हमने जमीन पे उतरकर इतना काम किया कि लोग आज कहते हैं कि एक महिला भी पुरुष के बराबर काम कर सकती है। तो महिला को थोड़ा संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन अगर नियत साफ हो या काम करने का आपके अंदर एक जज्बा हो तो आप किसी भी उसको पार कर सकते हैं। लेकिन और वो मैंने करके दिखाया। अच्छा, लेकिन कई बार जब महिलाएं सीमा तोड़कर आगे बढ़ती हैं और विकास ज्यादा करने लगती हैं तो ऊपर से आदेश भी आ जाते हैं कि भाई इसको देख लो जरा ज्यादा हो रहा है। ऐसा हुआ है? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। हमारी पार्टी तो कहती है आप कई बार ज्यादा काम करना भारी नहीं पड़ जाता है? उच्च नेताओं से चाहे अलग वो हो, लेकिन आपके ऊपर ये कॉम्पिटिटर कह देते हो भाई ज्यादा कर रहा है, तो ऑफिस में भी होता है। देखिए जब तक आलोचना ही नहीं होगी ना, तब काम करने का मजा भी तो नहीं आता ना। तो आज जो भी काम कर रहे हो उसके लिए अगर आलोचक नहीं है या आपको कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा ऊपर, या आपकी आलोचना क्यों हो रही है? क्योंकि आप ज्यादा काम कर रहे हो। तो इससे हमें तो मोटिवेशन मिलता है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर हमारी आलोचना हो रही है तो कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्टी हमें कभी कुछ कहती हो। पार्टी तो कहती है कि आप क्षेत्र में रहिए, उनकी दुख सुख और उनकी समस्या सुनकर उसका समाधान करिए, बस। पर मैं बहुत हतप्रभ होता हूँ जब मैं आप जैसी महिलाओं को देखता हूँ कि घर की जिम्मेदारी भी, जो बेटे का प्यार दुलार की भी बात करती हो, घर की भी बात करती हो, फिर 24 घंटे क्षेत्र में रहने की भी बात करती हो। ये मैनेज कैसे होता है? कौन सा बॉर्नवीटा पीती हैं आप? सर ये हमारी क्षेत्र की जनता का प्यार 6:30 मेरे दिनचर्या बड़ी थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। ये बताइए ना मुझे थोड़ा सा। थोड़ा दिनचर्या थोड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। 5 साढ़े 5 बजे हम उठते हैं, उसके बाद चाय वाय पी, उसके बाद फोन ऑन किया। फोन ऑन करते ही हमारे पास समस्याओं के लिए फोन आने लगते हैं। तो जब जनता हमसे इतना सपोर्ट चाहती है और जनता कहती है मैम सिर्फ आप ही कर पाएंगी, ये वर्ड होते हैं जनता के कि मैम हमें आपसे ही अपेक्षा है और आप ही कर पाएंगी, आज तक इतने काउंसलर आए नहीं कर पाए, हमें आपसे अपेक्षा है। वो जो वर्ड है ना, आपसे ही अपेक्षा है, तो वो कहीं ना कहीं हमें इतना हमारे अंदर इतना हमारा मोरल हाई कर देता है कि हमें जनता में जाकर काम करना, परिवार को देखना और सब चीजें इतने अच्छे से मैनेज, क्यों परिवार को हम इसीलिए मैनेज कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे परिवार वालों का हमारे पास बहुत सहयोग है। उनका बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेशन हमारे पास है। और परिवार तो आपको पता ही है कि जब तक उनका सहयोग नहीं हो पाएगा तो एक महिला कभी भी बाहर नहीं ले सकती। उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है हस्बैंड का, बच्चों का। तो सबका सपोर्ट है, इसलिए हम बहुत अच्छी से आसानी से हर चीज को मैनेज कर पाते हैं। पर हस्बैंड की जब बात करते हैं तो वो भी पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज का हिस्सा है। कई बार को ऐसा लगता भाई मुझसे ज्यादा पॉपुलर हो गई अलका तो। सर ऐसा कभी जाहिर तो उन्होंने नहीं किया।
मेरे सामने तो नहीं किया। आपको लगा कभी चेहरा देख के नहीं, कि मेरी पॉपुलैरिटी से थोड़ी दिक्कत हो गई है? कभी नहीं। वो तो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, अभी तुमको बहुत कुछ करना है, तुम्हारे अंदर एक लगन है काम करने की जनता के भी। मेरे हस्बैंड जब मेरे साथ मार्केट जाते हैं तो 10 लोग मिलते हैं तो उनके सामने लोग क्या कहते हैं, भाई साहब इनमें ही है जो काम कर रही हैं, यही एक है जो काम कर रही हैं। तो हस्बैंड को भी अच्छा लगता है सुनने में, उनके चेहरे से एकदम ये लगता है कि भाई इनको भी अच्छा लग रहा है कि भाई मेरी वाइफ कहीं ना कहीं आज जनता में। और इसका एक कारण ये भी है क्योंकि मैं मेरे जो फादर इन लॉ थे वो एक नेता थे, वो बहुत अच्छा काम सेवा का करते थे। उन्हीं के उनके ऊपर चल के लोग कहते हैं देखो जी राघव जी का स्टाइल है इसका काम करने का। तो उनको सुन के बड़ी खुशी होती है कि मेरे पापा के नाम को आज भी जिंदा रखा हुआ है इतने सालों बाद भी। तो कहीं ना कहीं उनको तो खुशी होती है। उनको कभी ये शायद मैंने आज तक नोटिस नहीं किया कि मेरे हस्बैंड को लगा कि ये मुझसे ज्यादा बढ़ गई। आज पूछना जाके, मैं पूछूंगी। लेकिन अलका जी जब कोई महिला राजनीतिक क्षेत्र में होती है, पब्लिक डोमेन में होती है, तो वही जो रिश्तेदारियां होती हैं, मेहंदी, संगीत, शादी, नामकरण, अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम, वो छूटते तो होंगे? बिल्कुल सर, परिवार और रिश्तेदार तो मोस्टली छूट गए हैं। और क्योंकि व्यस्तता ज्यादा रहती है, हम जनता के अब वो हैं चुनिंदा एक, तो हम लोगों की मेहंदी हल्दियों में तो जाते हैं। हमारा दिनचर्या में क्या होता है कि सुबह हमें क्षेत्र की समस्या देखना, 3 बजे तक ऑफिस में बैठना और उसके बाद 2 घंटे के लिए अपना थोड़ा लंच वंच किया, रात को फिर शादियां, ब्याह, भंडारे, ये वो सब कुछ। तो हम कहीं ना कहीं परिवार तो छूट ही रहा है। लेकिन परिवार वाले समझते हैं कि भाई व्यस्तता रहती है, तो वो भी हमें इस चीज के लिए सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन राजनेताओं को और राजनीति को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना बहुत आसान सा होता है। सब यूं ही मुंह उठा के कह देते हैं अरे नेता कुछ नहीं करते, नेताओं ने बर्बाद कर दिया। कभी क्या अलका जी के मन में कभी आया कि यार गलत आ गई, मुझे कुछ और करना चाहिए था? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरा भाव कभी नेता बनना था ही नहीं। हाँ, मैं वही पूछ, सेविका बनना था। सेविका बनके मैं आज भी काम कर रही हूँ। दूसरा मेरा जो भाव था, क्योंकि मेरा जो घर का कल्चर अभी का रहा था 10 साल का मेरे अपने फादर इन लॉ के साथ, उनका जो विजन था एक सेवा करने का, तो वही सेवा के साथ मुझे लगता है कि अगर मेरे ऑफिस में 2 लोग ऐसे आए हैं इतने दर्द लेकर, उनमें उनका आंसू पहुंच पाऊं, तो मुझे लगता है कि मेरा राजनीति में आना कहीं ना कहीं वो हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग अलका जी राजनीति में आने को लेकर या राजनीति को एक शील्ड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। उनके असल व्यवसाय कुछ और होते हैं और राजनीति का चेहरा लेकर वो एक शील्ड करते हैं, अपने को पावर देते हैं जिससे कि हमारे जो बाकी काम है वो स्मूथली चलते रहे। राजनीति में ऐसे लोगों के एग्जिस्टेंस को आप कैसे आंकती हैं? नहीं देखिए, ये तो जनता के साथ धोखा है, पार्टी के साथ धोखा है। हाँ। पार्टी ने आपको बहुत लोग हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी ने आपको अलग से चुना, आपको टिकट दी कि आप जनता के बीच में उतरेंगे और सेवा करेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी का नाम भी रोशन करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर है या विधायक है। लेकिन ऐसे लोग जो शील्ड की तरह वो राजनीति को गंदा करते हैं, तो मेरे हिसाब से इस तरह के लोगों को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। शील्ड तो आप किसी और को भी बना सकते हैं, हाँ। लेकिन आप खुद शील्ड बनकर आप अपने काम निकाल रहे हैं, तो ये राजनीति में कहीं ना कहीं चीटिंग कर रहे हो आप, पब्लिक के साथ भी और पार्टी के साथ भी। चेहरे पे चेहरा नहीं होना चाहिए। हाँ, चेहरे पे चेहरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना लोग आपसे प्यार करते हैं और जितना मैंने खुद अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं आपको जब एक मैसेज करता हूं तो विद इन अ माइक्रो सेकंड आप मुझे उसका रिप्लाई कर देती हैं। इतनी इंस्टेंट आप रहती हैं, इतना एक्टिव रहती हैं व्हाट्सएप पे भी। इतना जब प्यार आपको मिल रहा है तो क्या मैं दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? होप सो। ऐसा है? आपके रोड मैप में है ये? सर देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं सेवा के भाव से पहले भी आई थी। गोल तो देखिए, गोल तो हर आदमी गोल टारगेट सब तय करते हैं ना अपने। बिल्कुल सर। हाँ। सर ये तो पार्टी तय करेगी। हमारी देखिए मुख्यमंत्री जी जो आज हैं, उनको भी कहाँ पता था कि मैंने मुख्यमंत्री बन जाना है, लेकिन बन गई ना। ये तो पार्टी है। मोदी जी तो सबसे पंक्ति में एकात्मवाद का, अंत्योदय का जो हमारा वो है, क्योंकि कि पंक्ति में खड़ा आदमी, पंक्ति में खड़ा लास्ट व्यक्ति को ही मोदी जी आज की डेट में देख रहे हैं, तो हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए, मे बी।
चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा जरूर हो। लेकिन अभी आपके वार्ड की ही बात करूं तो आपकी वार्ड में बेसिकली कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन पे अलका जी को लगता है कि हाँ मैंने काम तो किया है लेकिन अभी मुझे और काम करना है? सर मेरे वार्ड में वैसे कोई खास समस्या नहीं, मेरा वार्ड बहुत साफ सुथरा और बहुत छोटा वार्ड है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या, क्योंकि एमसीडी में कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर को लेकर लोग बड़े परेशान रहते हैं। हमारे पार्क्स में थोड़ा सा है कि मैं पार्क्स को अच्छा साफ सुथरा, जब सुबह लोगों की दिनचर्या शुरू होती है वो जाके पार्क्स में जाते हैं, वो अच्छी सांस लेने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए। जब पार्क वो गंदे देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें कहते हैं अरे यार काउंसलर कुछ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एमसीडी में क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में दिल्ली में इनकी गवर्नमेंट थी और हम एमसीडी में थे, तो कहीं ना कहीं पैसों का अभाव और संसाधनों का अभाव रहा, तो 11 साल वैसे ही हमारे खराब हुए। तो अब धीरे धीरे चीजें सुधरने लगी हैं। तो मेरा सबसे ज्यादा है कि अगर मैं कुछ कर पाऊं तो, क्योंकि लक्ष्मी नगर में सारे रोड्स और ये निर्माण कार्य जितना है पूरा लक्ष्मी नगर हम बना चुके हैं, लेकिन सिर्फ पार्कों में हमें काम करना है। पार्कों में अच्छा पार्क बना के जाऊं, सुंदर पार्क बना के जाऊं, बच्चे उसमें खेलें, सीनियर सिटीजन आकर बैठें और अपने घर की दुख दर्द वहां बैठकर जो करते हैं तो उन्हें अच्छा लगे। तो मेरा सबसे ज्यादा यही है कि मैं अपने लक्ष्मी नगर के जितने भी पार्क हैं उन्हें बहुत सुंदर बना दूं। और मेरा सपना है कि मैं रात को उठूं और सुबह सुबह सारे पार्क सुंदर हो जाए। लेकिन दिल्ली में कहते हैं कि दिल्ली में सांस ली तो सांस निकल जाएगी। ये सांस हम कब इनहेल वाकई कर पाएंगे दिल्ली में? बहुत जल्दी। कितना समय भी और? इन 5 सालों में हम बहुत कुछ कर जाएंगे, बहुत जल्दी। अलका जी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करना और उनकी बातों को सही प्लेटफॉर्म तक लाना आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? महिलाएं आज भी क्यों आपको पीछे ही नजर खड़ी दिखाई देती है? सर वही एक आंसर है कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश है तो महिलाएं पीछे रही। तो लेकिन अब हम इस चीज को नहीं कह सकते, क्योंकि मैं महिलाओं के बीच में रहती हूँ। सबसे ज्यादा सशक्तिकरण अगर हुआ मोदी जी की सरकार में हुआ। अब तो विधानसभा में भी 33% है, काउंसलर में तो 50% पहले से ही था। तो कहीं ना कहीं महिलाएं आगे आ रही हैं। उनका प्रतिनिधित्व करना, महिलाओं का आज भी अगर प्रेशर रहा हो तो फैमिली को लेकर जरूर रहा होगा कि हस्बैंड नहीं चाहता, कि मदर इन लॉ नहीं चाहती, नहीं तो देश में या दिल्ली में ऐसा नहीं है। दिल्ली सबसे ज्यादा स्टार्टअप भी महिलाओं के लिए, सबसे ज्यादा योजनाओं भी दिल्ली में महिलाओं के लिए ही हमने दी हैं। तो कहीं ना कहीं हम दिल्ली में महिलाओं को का सशक्तिकरण करने में हमारी सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, वो भी चाहती है कि दिल्ली की जो महिला है वो कहीं ना कहीं सक्षम हो, अपने पैरों पर खड़ी हो और उनका महिलाओं का खुद का एक वजूद हो। इसके ऊपर हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं। देखिए, जब आप मेरे साथ हैं पॉडकास्ट में तो दिल्ली के मोहल्लों को आपसे अच्छा कोई नहीं समझा सकता। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे खड़े हुए दिखाई देते हैं? कहीं नहीं। बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया था। अपने लोगों को सेट किया, अपने लोगों को कहीं मोहल्ला क्लिनिक में हम तो देखते थे पहले जब कि उन मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर्स हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना कोई जांच हो रही है। डॉग्स वहाँ सोते थे, वहाँ पर नशेड़ी लोग वहाँ अंदर जाकर सोते थे। दिल्ली की जनता को का पैसा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किया है। अब देखिए, हमने सारी डिस्पेंसरी को एक आरोग्य मंदिर में हमने बदल दिया। उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में अब आप उन आरोग्य मंदिर में जाकर देखिए। मेरे यहाँ 2 आरोग्य मंदिर हैं। अच्छा। वहाँ पर टेस्ट भी हो रहे हैं, दवाइयाँ भी मिल रही हैं और डॉक्टर्स भी बैठ रहे हैं। तो जिनकी काम करने की नियत होती है सिर्फ दिखाने के लिए कि फाइलों में मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, कभी आकर उनके विधायकों ने आकर देखा कि उनके मोहल्ला क्लिनिक में हो क्या रहा है? जमीन पर उतरकर काम करने की उनकी कभी नियत ही नहीं थी सर। तो मोहल्ला क्लिनिक तो कभी थे ही नहीं। हमने तो आज तक अपने वार्ड में कभी मोहल्ला क्लिनिक देखा नहीं था। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, अगर राजनीति एक गेम है तो अलका राघव खुद को कौन सा प्लेयर मानती है? अटैकर, डिफेंडर या स्ट्रेटेजिस्ट? ओके। एक शब्द में बताइए, भारतीय जनता पार्टी आपके लिए क्या है? परिवार। और एक शब्द में बताइए कि आपकी वार्ड की जनता आपके लिए क्या है? परिवार। ठीक है। मुख्यमंत्री की बात तो मैंने आपसे की, अगर एक दिन के लिए आपको नरेंद्र मोदी जी का पूरा दायित्व और जिम्मेदारी निभानी पड़े तो पहला फैसला आपका क्या होगा? सर मजाक के उसमें बताऊंगी कि काउंसलर आज तक मोदी जी से नहीं मिले और काउंसलरों की बड़ी तमन्ना है कि हम मोदी जी से मिले, कि हम खुद सरकार चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम काउंसलर हैं, हम मोदी से, तो मैं सबसे पहले काउंसलरों से मिलूंगी। मोदी जी ने समय नहीं दिया काउंसलर्स को? आज तक नहीं दिया? मांगा आप लोगों ने? मांगा है, लेकिन व्यस्तता की वजह से या तो हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, तो काउंसलर को बड़ी तकलीफ है।
अच्छा। हाँ, कि हम आज तक अपने प्रधानमंत्री से नहीं मिले, तो मैं जरूर मिलना अगर मैं बनूंगी तो सबसे पहले अपने काउंसलर से मिलूंगी। ठीक है, आपने हंसते हंसते जो बात कह दी है ना वो पहुंच गई है वहां तक। जी। ठीक है, राजनीति में सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ होता है, चुनाव के समय या पार्टी मीटिंग में? नहीं सर, ड्रामा होता ही नहीं। ड्रामा होता ही नहीं। चुनाव बहुत अच्छी तरीके से हम लोग लड़ते हैं, और पार्टी मीटिंग में तो हम परिवार की तरह बैठ के। पार्टी मीटिंग में क्या होता है? पार्टी मीटिंग में देखिए, वहां पर आने वाले जो हमारे कार्यक्रम्स होते हैं उनकी हम रूपरेखा तैयार करते हैं, एक विजन अगला तैयार करते हैं, तो हंसी मजाक चलता है, लेकिन ड्रामा नहीं होता सर। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स में भी आजकल मार्केटिंग जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई अगर आप जमीन पे उतरकर काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं, तो आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है सर। आपकी खुद की मार्केटिंग हो जाएगी। लेकिन हमने आप ही की फर्टिलिटी के कई पार्षदों को देखा है जो सड़कों पे उतर जाते हैं, उनके कैमरामैन भी साथ में होते हैं, अपनी रील भी बनवाते हैं, अपलोड भी कर देते हैं, वो क्या है फिर? नहीं सर, देखिए वो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना मैं है। यही जानना चाह रहा हूं। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है। मोदी जी ने तो आधे से ज्यादा चुनाव सोशल मीडिया से लड़ लिए थे, कहीं ना कहीं। तो सोशल, आज के जनरेशन को मैं देखती हूँ कि वो मेट्रो में, मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि मेट्रो में हम आधे घंटे का अगर सफर कर रहे हैं तो बच्चे ऐसे करके शायद विंडो की तरफ भी नहीं देखते, वो 24 घंटे अपने फोन में देखते हैं। तो लोगों को हमें अपना काम दिखाना है, या कहीं ना कहीं कि लोगों को पता चले, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि काउंसलर से काम क्या होते हैं। बहुत सारे लोग आज हमें आके कहते हैं मैम ये करना है, अरे हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि ये विभाग इसका, ये विभाग इसका, ये विभाग इसका। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझाने के लिए इसे पब्लिसिटी मानिए या फिर ड्रामा मानिए, लेकिन ये भी जरूरी है। अच्छा, सोशल मीडिया का सामान। तो आप कह रही हैं जो दिखता है वही बिकता है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है ना। लेकिन अगली सीढ़ियां तय करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव हैं। नहीं सर, पार्टी सब देखती है, संगठन सब देखता है, जमीन पे जो काम करेगा। देखिए, फेक सब कुछ दिखता है। अगर आप फेक करते हो, रील बनाते हो, तो वहां पर बैठा कार्यकर्ता वो जाके रिपोर्टिंग करेगा कि मैम सिर्फ फेक रील बनाने के लिए काम करती हैं, काम ग्राउंड पे नहीं हो रहा। तलब कर लिया जाता है ऐसे लोगों को? जी सर, बिल्कुल कर लिया जाता है। ये पार्टी है, ये संगठन है, बहुत बड़ी पार्टी चला रहे हैं हम, सबसे बड़ी पार्टी चला रहे हैं। और एक एक चीज जमीन से, ग्राउंड लेवल पे अगर आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो भी पार्टी देख रही है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भी पार्टी वॉच कर रही है। तो अगर आप फेक कर रहे हो तो पार्टी को पता चलता है कि ये फेक है, सिर्फ ड्रामा चल रहा है, सिर्फ रील बनाने के लिए। सर, जनता बहुत अवेयर है, बहुत अवेयर। लेकिन यही जनता कहती है कि चुनाव के बाद लोग बदल जाते हैं। सर, कहीं ना कहीं ये ठीक भी है। अच्छा। हाँ, बदल इसलिए जाते हैं क्योंकि हर आदमी सेवा के भाव से भी नहीं आता। अगर मैं टोटल राजनीति की बात करूं तो हर आदमी सेवा के लिए भी नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जब लोगों की एक्सपेक्टेशन पे आप खरे नहीं उतरोगे, पूरे नहीं होगे, तो जनता तो यही कहेगी ना कि चुनाव में तो आप हाथ पैर जोड़ के हमारे घरों के अंदर आके, और अगर आज हम आपसे कह रहे हैं तो जनता तो ठीक कहती है कि आप बदल गए हो। लेकिन राजनीति में जो बच्चियां, जो महिलाएं आना चाहती हैं, उनके लिए आपकी तरफ से टिप क्या होगी? क्या ध्यान में रखें? चुनौतीपूर्ण वातावरण को ध्यान में रखें, धैर्य को रखें, परिवार और समाज का सपोर्ट साथ लेके चलें, या कुछ आपकी तरफ से अपना ऐड ऑन? सर, धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि बहुत धैर्य चाहिए यहाँ? बिल्कुल। अगर आपके बैकबोन है, आप खड़े हो सीधे, तो आप राजनीति में नहीं आ सकते। रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। बड़ी स्टेटमेंट है आपकी। जी। अच्छा, इसे जरा समझाइए कैसे, मतलब जो स्वाभिमानी व्यक्ति है वो राजनीति में नहीं चलेगा? नहीं, स्वाभिमान रखिए, लेकिन पब्लिक के साथ खड़े होने के लिए आपको कहीं ना कहीं उनके ही उसमें ढलना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं उनके सामने बैंड होना पड़ेगा, तो ही आप राजनीति में टिक सकते हैं। अच्छा जी। जिसकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है वो नहीं, वो राजनीति में नहीं टिक सकता, खासकर काउंसलर। हाँ। तो कई बार आपने अपनी स्पाइन को बेंड किया? सर, बहुत, मैं रोज ही करती हूँ। सर, आके लोग इतना एक्सपेक्टेशन के साथ मेरे पास आते हैं कि मैम आप कर देंगी, आप ही कर सकती हैं, तो हमें बहुत जगह बैंड होना पड़ता है। अच्छा, लेकिन कई बार लगता है कि नहीं, मुझे नहीं बैंड होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो गई मैं। नहीं, जहां मुझे गलत लगता है कि नहीं ये अननेसेसरी हमें बैंड करवा रहे हैं, तो हम नहीं होते। क्योंकि हम एक अच्छी पार्टी से, हमें लोगों ने चुना है, 2000 लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम परिस्थितियां देखकर, समय देख के उस सब चीजों को कवर करते हैं। लेकिन कई बार जब गली का संघर्ष, सड़कों का संघर्ष, पानी भरने का संघर्ष आप तक पहुंचता है, आपके ऑफिस तक पहुंचता है, खासकर मानसून में और ठंडियों में जब एयर क्वालिटी खराब हो जाती है,
तब उसके लिए कुछ खास तैयारी करती हैं आपके, अब कैसे लोगों का सामना किया जाएगा? सर बिल्कुल, हम लोग मानसून से पहले ही सारा जितना भी हमारा प्री वर्क होता है उसको हम मैनेज करके चलते हैं। और हमें पता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग होगी, ये सारा मैनेजमेंट है। सर हम मानसून से पहले या सर्दियों से पहले इन सब चीज़ों की बड़ी बारीकी से प्रिपरेशन करते हैं, हमारा स्टाफ करता है। हम जो भी कंप्लेंट्स आती है बारिश के दौरान भी आती है, उसको हम विद इन 24 आवर्स, मेरे वार्ड में एक मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ, बेशक आप वार्ड में चलाइएगा, 24 आवर्स में हर कंप्लेंट पूरी होती है। ये मेरा खुद का वो रहता है, क्योंकि मैं खुद व्हाट्सएप चेक करती हूँ। हर मिनट के बाद मेरा लैपटॉप ऑफिस में खुला रहता है, मेरे फोन पे रहता है, मेरे घर पे लैपटॉप खुला रहता है 24 घंटे। 10 मिनट के बाद, हर 5 मिनट के बाद मैं व्हाट्सएप चेक करती हूँ, कंप्लेंट आती है उस विभाग को भेजती हूँ, और 24 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा जमीनी स्तर पे काम होता है। इसीलिए जनता मुझे पसंद करती है। इसीलिए आप व्हाट्सएप में जल्दी रिप्लाई करती हैं? जी सर। वो लैपटॉप में अपना नंबर भी है? जी जी सर। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया, तो उस सोशल मीडिया में ट्रोलिंग भी बहुत होती है। अगर अलका राघव कभी सोशल मीडिया पे ट्रोल होती हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में तो अक्सर होते ही हम लोग ट्रोल, तो क्या करती हैं आप? इग्नोर करती हैं, जवाब देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं, क्या करती हैं? सर इग्नोर। अच्छा। जनता का काम है कहना, एक्सपेक्टेशन आप पूरी नहीं कर सकते ना किसी की भी, तो लेकिन संवाद, कहीं नहीं लगता संवाद कम हो जाएगा? अगर मेरी आलोचना आप कर रहे हैं तो मैं पूछूं तो कि मैम क्या हुआ, बताइए तो प्लीज। नहीं सर, राजनीति में इग्नोर करना ही बेहतर रहता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप संवाद करोगे, आप ट्रोल हो रहे हैं और संवाद करोगे, तो कहीं ना कहीं आप मुश्किलों में पड़ेंगे। जनता खुद जवाब देगी ना, और वक्त जवाब देता है। अच्छा जी। लेकिन बीजेपी से जुड़ने के पीछे आपकी खास वजह क्या रही? इसकी विचारधारा आपको बहुत अच्छी लगी, मोदी जी बहुत अच्छे लगे, या क्या मतलब कौन सा इंस्पिरेशन क्लिक था वो? राष्ट्रवाद को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, और पार्टी फर्स्ट, और कहीं ना कहीं जनता के साथ हमारा जुड़ाव। मैंने देखा कि और भी अदर पार्टीज रही, परिवारवाद चलाया, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो विचारधारा रही, तो उससे प्रेरित होकर ही मैंने भाजपा ज्वाइन की। क्योंकि मेरा तो पिछला बैकग्राउंड ही भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो मैंने तो सही, तो मेरे इंस्पिरेशन तो मेरे फादर इन लॉ रहे। मोदी जी तो रहे ही रहे, लेकिन उस टाइम मोदी जी नहीं थे, और मेरे फादर इन लॉ थे, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते थे ब्लाइंड फेथ से, तो वो मेरे इंस्पिरेशन रहे। लेकिन कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि अखिल भारतीय पार्टी रही है, अब तो रही है बोलते हैं हम, चप्पे चप्पे पे कांग्रेस है, और देश का कोई व्यक्ति ऐसा ना रहा हो जो कांग्रेस ही ना हो। कांग्रेस और बीजेपी में अलका राघव को बेसिक फर्क क्या नजर आता है? सर वही एक है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो परिवारवाद को लेकर चली। अच्छा। 70 साल देश पर राज किया इन्होंने, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। हम वहीं पे कहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो या फिर इकोनॉमिक को लेके हो, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मंशा नहीं थी काम करने की। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में आई, तो आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ, इकोनॉमिक पे कितना काम हुआ, विदेश नीति पे कितना काम हुआ। तो कहीं ना कहीं हम उनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में मुझे जमीन आसमान का अंतर लगता है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? पप्पू पप्पू क्या है ये, हम नहीं समझ पाया आज तक। मंदबुद्धि बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा। सारे पप्पू आपसे खफा हो जाएंगे? कोई बात नहीं, रखा ही उनका नाम जाता है, मंदबुद्धि बच्चा। पर कई बार लेकिन यही पप्पू हाउस में पसीने पसीने कर देता है सामने वालों को, ऐसे ऐसे सवाल उठा देते हैं और बोलते हैं भाई मेरे सामने टिक जाओ तो भूकंप आ जाएगा। सर तो अगले दिन अगर जवाब सुनना होता है तो वो गायब भी तो हो जाते हैं, फिर तो वो विदेश चले जाते हैं। अगर आप सवाल कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हो, पार्टियों से जवाब मांग रहे हो, अगले दिन अगर हम लेके आते हैं जवाब अगले सदन में, तो आप विदेश भाग जाते हो, आप आंसर सुनते ही नहीं हो। क्योंकि सिर्फ आपको जो लिख के दे दिया जाता है वो आप सदन में पढ़ के चले जाते हैं, आपका अपना कोई वो नहीं है। तो फिर अगले दिन आप जवाब सुनने क्यों नहीं आते सर जी? तो इसे क्या कहते हैं? इसे पप्पू ही कहा जाता है। ठीक है। मंदबुद्धि बच्चे से ही आप लिखा हुआ पढ़वा सकते हैं। तो अलका जी, अगर मैं कुछ और सवाल आपसे पूछूं तो केजरीवाल क्या है? मर्ज। और आप क्या हैं? दवा। किसकी? दिल्ली। अच्छा। रेखा जी का 1 साल का कार्यकाल कैसे आंकती हैं? विकास। उसके साथ विकास। और आप मुख्यमंत्री बनी तब? विकास। सिर्फ विकास। दिल्ली की जनता का विकास करना, और कहीं ना कहीं दिल्ली को दिल्ली बनाना।
जो हमारी रेखा गुप्ता जी का भी सपना है, मोदी जी का भी सपना है और हमारा भी सपना है। आपके वार्ड की जनता जो आपको इस वक्त देख रही है, सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में उनसे? जनता का प्यार इस तरह से बना रहे। मेरा परिवार एक, मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है। उनके बीच में रहना, उनके दुख में, खुश में, सब में मैं मेरे को खड़े रहना और इस तरीके से उनका प्यार, उनका व्यवहार, महिलाओं का जिस तरह से सम्मान वो मुझे करती हैं वो हमेशा करती रहे, यही अपेक्षा करती हूँ। और आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं, ऐसी मैं अपने आप से एक वादा आप लोगों के बीच में भी करती हूँ और अपना 100% आपके लिए दे पाऊँ, यही बोलना चाहती हूँ। तो अलका जी को दोबारा घनश्याम उपाध्याय शो के पॉडकास्ट में बुलाना होगा तो मुझे भी वो लैपटॉप में शिकायत करनी है, क्या करना होगा? सर नहीं, आप कॉल करिएगा। कॉल पे, एक कॉल पे 24 घंटे में काम हो जाएगा? 24 घंटे में। अभी तो 24 महीने लग गए बुलाने में। चलिए सर। अलका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत विषय और थे लेकिन आपकी व्यस्तता का मुझे आभास है, आपको जाना है, लेकिन आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। अगली मुलाकात हमारी और आपकी बहुत जल्द होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेट रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि अलका राघव ने जो कुछ तक कहा, दिल से कहा, बेबाकी से कहा, किसी तरह का कोई फिल्टर मुझे उनकी बातों में समझ नहीं आया। अलका राघव की बातों को आपने कैसे लिया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपकी वार्ड की कोई समस्या है तो कमेंट में भी आप भेज सकते हैं। जो अलका जी कहती हैं कि 24 घंटे में दुरुस्त करने का काम वो करती हैं। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।